Hello and welcome, my dear student. Welcome again to our YouTube study channel, that is Exam Hut. एग्जाम हट आप लोगों के लिए लेके आया है फ्री में तैयारी करने का एक मौका। और हम यहाँ बेसिकली, जैसा आप सबको पहले भी पता है, एयरफोर्स, एनडीए, एमएनएस, बीएससी एग्रीकल्चर, नीट और जेई जैसे एग्जाम्स की यहाँ पे हम आप लोगों को प्रिपरेशन करवाएंगे। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर डियर स्टूडेंट? फटाफट से शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ साथ कुछ और बच्चे भी हमारे साथ जुड़े और इस प्लेटफॉर्म का वो भी प्रॉफिट उठा सके। तो डियर स्टूडेंट, आज जैसे हम पहले आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, पहले मैंने आप लोगों के लिए एमसीक्यू सेशन जो शुरू किया है, जिसमें मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी और 2 यूनिट के मैंने आप लोगों को एमसीक्यूज करवाए थे। आज उसी के रास्ते में हम तीसरी यूनिट को लेके आ रहे हैं, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बहुत अच्छे क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप फटाफट इस लिंक को अपने स्टेटस पे लगाइए, शेयर कीजिए, ठीक है, और जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए ताकि और लोगों को भी इसका प्रॉफिट आप लोगों को मिल सके। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पूछ रहा है, चार्ज क्यू moves in a region where the electric field and magnetic field both are exist, then force on it। तो फोर्स कितना होगा? कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंबाइंड इफेक्ट में ट्रेवल करता है, तो बेसिकली उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करता है, उस फोर्स का क्या नाम है? लॉरेंज फोर्स। क्या नाम है? लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स। और लॉरेंज फोर्स F इज इक्वल्स टू क्या होता है? Q। इसको ऐसे लिखिए, 2 फोर्स इसके अंदर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और प्लस मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है? Q इंटू E। और मैग्नेटिक फोर्स कितना है? QVB। QVB साइन ऑफ थीटा, ठीक है, साइन ऑफ थीटा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? Q इंटू E प्लस V क्रॉस B। क्योंकि साइन थीटा है, V क्रॉस B आएगा, ठीक है। तो ये लॉरेंज फोर्स है जो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्ट करता है। ये बेसिक इसके कंसेप्ट की बात अगर हम करें तो ये है। तो इसका आंसर साफ साफ किस पे जा रहा है? बी ऑप्शन पे जा रहा है, ठीक है। आंसर साथ साथ में दीजिए ताकि आपके भी कंसेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो और आप क्वेश्चन साथ साथ में कर सको। डियर स्टूडेंट, जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर जरूर कीजिए। अनफॉर्चुनेटली जो है, मैं आप लोगों को 6 बजे लाइव नहीं आ सका, मजबूरी थी, ठीक है, लेकिन साथ में अभी आप जुड़ सकते हो और जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर जरूर कीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नीट 2018 में आ चुका है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा गया है, ठीक है। जेई में भी एक बार आ चुका है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है उसको समझिए। इन्होंने बोला, मेटेलिक रोड ऑफ मास पर यूनिट लेंथ 0.5 kg पर मीटर इज लाइंग हॉरिजॉन्टली ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन which makes an angle 30 degree with the horizontal. The road not allowed to slide down by flowing current through it. When a magnetic field induction 0.25 Tesla is acting on it in vertical direction, the current flowing in the road to keep it stationary is। तो देखिए क्या कह रहा है, एक मेटेलिक रोड है। इसको पहले क्वेश्चन को ऐसे समझते हैं। ये देखिए, मैं इसको बनाता हूं ताकि आपको समझ आए। ये मेटेलिक रोड है इस तरीके से, यहां इंक्लाइन प्लेन मैंने बनाया, ये थीटा एंगल जो 30 डिग्री दे रखा है। और जो मेटेलिक रोड है वो मेटेलिक रोड यहां पे रखी है, जिसका क्रॉस सेक्शन हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। मेरे मार्कर को डायरेक्शन को देखिए, जिस तरीके से परपेंडिकुलर मैंने इस बोर्ड के परपेंडिकुलर रखा है मेरा मार्कर, ठीक वैसे ही हमारी मेटेलिक रोड रखी है, जिसका वेट W = mg होगा, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, W = mg। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखो, जिसकी वैल्यू 0.25 टेस्ला दे रखा है, एक्टिंग वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, ऐसे एक्ट कर रही है ये मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में।
ठीक है भैया। अब बात आती है इसमें और कौन से फोर्स हैं। mg को रिजोल्व करोगे दो कंपोनेंट्स में, तो दो कंपोनेंट्स जो बनते हैं वो समझिए कौन कौन से। एक तो बनेगा ये वाला, ठीक है, एक कंपोनेंट तो बनेगा ये, और दूसरा बनेगा इधर, इसको हम बोलेंगे mg कोस ऑफ 30 डिग्री, क्योंकि ये एंगल भी 30 होगा, और ये बनता है mg साइन ऑफ 30 डिग्री। ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को बेटा, देखो, ठीक है। और तीसरा फोर्स जो बन रहा है यहां पे उसको भी समझते हैं। कंपोनेंट रिजोल्व करना आपने +1 में सीखा हुआ है। एक तीसरा फोर्स और एक्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है, करंट की डायरेक्शन इनवर्ड होगी, अंदर की तरफ, इनवर्ड टू द प्लेन है, ठीक है। ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है। अब देखिए फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल हम अगर अप्लाई करते हैं तो जो मेरी फिंगर आपको नजर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो फिंगर है सेकंड फिंगर, ये करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन आती है वो किस तरफ आ रही है, इस डायरेक्शन में। ये मैग्नेटिक फोर्स है जिसको मैं बोलूंगा ILB साइन ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। इसके कंपोनेंट को मैं रिजोल्व करूं तो ये भी दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया जा सकता है, और ये अगर 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 30 होगा। तो ये कंपोनेंट जो है इसका, इसको मैं लिखूंगा F, या कह सकता हूं ILB डायरेक्ट, ILB, और ये बनेगा कोस ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। अब इस रोड को स्टेशनरी रखना चाह रहे हैं तो हमारे पास में ये जो दो फोर्स है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों फोर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो ये रेस्ट में रह सकती है, और यही चीज हमें कंपेयर करना है। यहां पे देखिए mg साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ILB कोस ऑफ 30 डिग्री। मुझे क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक करंट। कितना इलेक्ट्रिक करंट इस रोड के अंदर हम फ्लो करें सो दैट ये स्टेशनरी रहे। तो भैया देखो I इज इक्वल्स टू, मैं क्या लिखूंगा, mg साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री डिवाइडेड बाय LB कोस ऑफ 30 डिग्री, ठीक है जी। मास पर यूनिट लेंथ, क्वेश्चन में हमें मास पर यूनिट लेंथ गिवन है, कितना है, m/l जिसको बोल सकते हैं, ये गिवन है 0.5 kg पर मीटर, ये गिवन है, ठीक है। हाँ जी। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है एंगल गिवन है, और हमें कहा है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B विच इज इक्वल टू 0.25 टेस्ला है, टेस्ला। ये वैल्यू इसमें पुट कीजिए, ये बनता है मास पर यूनिट लेंथ m/l की वैल्यू है हमारे पास 0.5। नेक्स्ट है साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, ये क्या होगा, टेंजेंट थीटा, यानी टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री डिवाइडेड बाय b की वैल्यू b हमें गिवन है और वो है 0.25। तो इसको मैं जब सोल्व करूंगा, टेंजेंट 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3 होती है, तो ये जब सोल्व करेंगे, सोल्व करके कैलकुलेट करके आता है 11.32 एम्पियर। मतलब उस मेटेलिक रोड के अंदर इतना करंट फ्लो करना चाहिए तभी वो स्टेशनरी रह सकती है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, इस पे अलग से वीडियो हम लेके आएंगे, ठीक है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसमें +1 का जो कंपोनेंट्स रिजोल्व करने का जो फंडा है बहुत ही अच्छे से इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखिए उसका आंसर आप खुद दे सकते हो। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की होती है, मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है, इसको अच्छे से लिखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंडक्शन अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है
उसको हम क्या लिखते हैं, न्यूटन पर कूलाम, या फिर हम इसको लिखते हैं वोल्ट पर मीटर। इसकी यूनिट ये होती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या यूनिट होती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको याद हो E डॉट ds हमने लिखा हुआ है, यानी फाई इक्वल्स टू E डॉट ds। तो क्या बनता है, न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर, या लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये यूनिट बन जाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर। क्या होती है? वेबर। WB से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबकी यूनिट आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में टेस्ला दिया है तो टेस्ला की जो यूनिट बनती है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब, नेक्स्ट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम एयरफोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर बात करें तो ये क्वेश्चन जो है ऐसे टाइप का एयरफोर्स में आ चुका है, ठीक है। इसके अलावा नीट में भी आ चुका है, नीट में तो आपके सामने ही है, ठीक है। एयरफोर्स में भी पूछा जा चुका है। तो भैया अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, देखिए। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन है क्या, आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम and alpha particle with same momenta enters the perpendicular to a given या constant magnetic field B, the ratio of their radii। उनके रेडियस का रेशियो हमें बताना। मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, सबसे पहले ये समझ लीजिए, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड हम बना लेते हैं, ये सपोज कर लो मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो एंटर कर रहा, इस मैग्नेटिक फील्ड के ठीक परपेंडिकुलर हमारा चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, तो वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। उसकी रेडियस क्या होगी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन जो है बेसिकली बनते होते हैं। तो मान लो कि हमारा चार्ज पार्टिकल अभी यहां पे है, इस जगह पे, तो उस पे दो फोर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, mv² बाय r। r इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, और सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है वो बनता है F इज इक्वल टू QVB साइन ऑफ 90, यानी साइन 90 की वैल्यू होती है 1 QVB। तो बेसिकली इन दोनों फोर्सेस को हम बैलेंस करते हैं, तो यहां से इसको बैलेंस करेंगे तो QVB इज इक्वल टू आ जाएगा mv² बाय r। मैं डायरेक्ट नहीं करना चाह रहा हूं, फंडा भी थोड़ा सा बता रहे हैं। r इज इक्वल टू यहां से आ गया आपका m इंटू वी डिवाइड बाय QB, और m इंटू वी इज नथिंग बट लीनियर मोमेंटम डिवाइड बाय Q इंटू B, ठीक है। मोमेंटा उसने क्या कहा है, सेम है, दोनों के लिए सेम है, और मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है। सो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q हो जाएगा। किसके? R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q हो जाएगा। अब आती है बात इन पे, किस किस का रेशियो पूछा है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। हाइड्रोजन एटम के लिए हम अगर बात करें तो रेडियस चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसा अभी हमने पढ़ा। तो यहां पे आ जाएगा चार्ज ऑफ क्यू ऑफ हाइड्रोजन एटम, और अल्फा का चार्ज आ जाएगा यहां। तो अब आप जरा देखिए, चार्ज की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन एटम का जो भी चार्ज है, मान लो हमने इसको रिप्रेजेंट किया Q से, तो हाइड्रोजन एटम का अगर हम Q कंसीडर करके चल रहे हैं तो अल्फा पार्टिकल का कितना होता है, डबल होता है, ट्वाइस होता है हाइड्रोजन एटम का। अब आप कहोगे ये कैसे, देखिए इसका आंसर तो आ गया 2:1, 2:1, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं थोड़ा सा अल्फा पार्टिकल के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं। अल्फा पार्टिकल क्या है? अल्फा पार्टिकल बेसिकली, जिसमें अल्फा पार्टिकल जिसको हम कह रहे हैं, ये क्या होता है, ये होता है हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम एटम का न्यूक्लियस, या ये कहें कि उस एटम में से दोनों इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कर दिया हो, एक्साइट कर दिया हो, तो जो बाकी बचता है वो होता है अल्फा पार्टिकल। तो उसका मास जो होता है वो 4 होता है, और चार्ज जो है वो ट्वाइस होता है, ये आपको पता है। इसको हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो क्वेश्चन कैसा लगा ये भी कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ में कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन हैविंग मास m, काइनेटिक एनर्जी E, enters in a uniform magnetic field be perpendicular to it, then its frequency will be। ये देखो क्वेश्चन बिल्कुल अभी जो इससे जस्ट पहले हमने क्वेश्चन किया है उसी से ही उठा रखा है। हमने लिखा था Q
वी बी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ये लिखा था, ठीक है। और इसमें अगर आपने v से v कैंसिल किया और मैं लिख देता हूं यहां पे क्यू बी डिवाइडेड बाय m, तो यहां बचेगा v डिवाइड बाय r, और v डिवाइड बाय r नथिंग बट इट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो अब आपके सामने है ओमेगा की वैल्यू अगर क्यू बी डिवाइड बाय एम है तो ओमेगा को ही हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई न्यू लिख सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, आप लिखोगे क्यू बी डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ पाई एम। ये रिलेशन कहीं नजर आ रहा है, क्यू की जगह पे इलेक्ट्रॉन है तो E से मल्टीप्लाई कर देंगे, E इंटू बी डिवाइड बाई 2 पाई एम। तो ये रिलेशन आपके सामने है, इसी को हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और टाइम पीरियड का रिलेशन जो बनेगा इसी का रेसिप्रोकल है 2 पाई एम डिवाइडेड बाय क्यू इंटू बी। तो बेसिकली टाइम पीरियड भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि फ्रीक्वेंसी ही आपसे पूछे, ठीक है। तो इस जगह से क्वेश्चन अच्छे उठाए जाते हैं, और मोस्टली अगर आप बेसिकली यहां पे एयरफोर्स वाला जुड़ा हुआ है तो एयरफोर्स वाले एग्जाम में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। एनडीए में रेयरली आएगा क्योंकि उसमें ज्यादातर जीएस का पोर्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीट और जेई मेंस में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए चार्ज हैविंग E बाई एम। E बाई एम का मतलब चार्ज टू द मास रेशियो कितना है, 10 रेज टू द पावर 8 कूलम पर केजी गिवन है। एंड विद वेलोसिटी इस वेलोसिटी से ये एंटर करता है 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से एंटर करता है इंटू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी विच इज गिवन 0.3 टेस्ला एट एन एंगल 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री with the direction of magnetic field, the radius of curvature will be। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा समझिए क्या। क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, ये होता है मैग्नेटिक फोर्स। इसको बैलेंस कौन कर रहा था, इसको बैलेंस कर रहा था एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है भैया। वी से आपने वी कैंसिल कर दिया। अब इसमें इसने क्या कहा है, वेलोसिटी गिवन है आपके पास में, बी आपको पता है, ठीक है। और चार्ज टू द मास रेशियो है, तो ये चार्ज टू द मास रेशियो भी आपके पास में है। और पूछा जो है वो पूछा है रेडियस, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको हम लिखेंगे m इंटू वी डिवाइड बाय क्यू इंटू बी साइन ऑफ 30 डिग्री। और अब आपके पास में देखिए चार्ज टू द मास रेशियो, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, चार्ज टू द मास रेशियो हमें गिवन है, इसको हम मास टू द चार्ज बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1 बाय 10 रेज टू द पावर 8 बन जाएगा। ये इसमें पुट कर दीजिए, बस आपके सामने आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया वेलोसिटी। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय, यहां पे जा रहा है 10 रेज टू द पावर 8 इंटू बी की वैल्यू है 0.3 और इंटू साइन 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो भाई सारी चीज आपके सामने है, पॉइंट हटाओगे तो 1 10 से मल्टीप्लाई ऊपर आपने कर दिया, 3 से ये 3 कैंसिल हुआ, 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 कैंसिल हुआ, आपके सामने आ गया 2 इंटू 10 यानी 20 मीटर, ठीक है। 20 मीटर, 20 मीटर ही बन रहा है। एक बार जरा ध्यान से देखो, 20 मीटर बन रहा है या अलग बनेगा, मुझे तो यही लग रहा है, बाकी कहीं मिस्टेक लग रही हो। एक मिनट, वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 10 रेज टू द पावर 5 है, सॉरी 10 रेज टू द पावर 5 है, तो ये कटेगा नहीं, 10 रेज टू द पावर 5 है, ये कटता है 10 की पावर यहां 3 रह गया प्लस का, ऊपर जाके 10 की पावर 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस का 3। तो अब इसको सोल्व कर लीजिए, यानी 20 डिवाइड बाय, इसको आप चाहे ये लिख लो, ठीक है, या आप लिख लो 0.2 0.2
एक मिनट भैया। यस, ये बन रहा है मीटर में, और इसको सेंटीमीटर बनाओगे तो 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं आप बना सकते हो। आंसर आपके सामने है, ये आ जाएगा। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भैया ये क्वेश्चन भी आप आराम से लगा सकते हो, कंसेप्ट वही है, बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। एक और ये क्वेश्चन आया है, बहुत ही अच्छा है ये भी। यस प्रीत नारू, हेलो सर, थैंक यू, गुड इवनिंग राहुल। साथ साथ में क्वेश्चन कीजिए बेटा, देखिए साथ साथ में पढ़ा रखा है। इन थॉमसन मास स्पेक्ट्रोग्राफ ई परपेंडिकुलर टू बी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, देन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम विल बी। देखो ये कंसेप्ट क्या है, एक स्पेक्ट्रोग्राफ होता है कंसेप्ट, जिसमें ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के हम परपेंडिकुलर रखते हैं, और इन दोनों के परपेंडिकुलर हम चार्ज पार्टिकल को एंटर करवाते हैं। ठीक है, और उससे हम चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आया कैसे कंसेप्ट, दो उस केस में चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो बनता है Q इंटू ई, और ये बनेगा QVB। तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए, देखिए क्या आता है, V इज इक्वल टू आ जाएगा E डिवाइडेड बाई B। ठीक है, तो आपके सामने है, कहीं ना कहीं ये आपको दिख रहा होगा। मैग्नीट्यूड अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, ये ऑप्शन आपको ए में नजर आ रहा है। ठीक है, यस, हेलो प्रीत, हाँ वेरी गुड। देखिए जो भी बच्चा जुड़ा हुआ है कोशिश करो कि क्वेश्चन सोल्व करे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। टू सिमिलर कॉइल्स ऑफ रेडियस आर laying concentrically with their planes at right angle to each other। इस तरीके से मान लो, right angle to each other, the current flowing in them are I। अब करंट की जो वैल्यू है इसमें मान लो I है, और सेकंड में हमने मान लिया 2I है रिस्पेक्टिवली। द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर विल बी। तो जिन बच्चों ने मेरे से पढ़ा है वो बड़े आराम से बता सकते हैं क्या बनेगा। देखिए बेसिकली सबसे पहले जानना जरूरी ये है कि करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ R, इतना होता है, ये आप सबको पता है। अब इसने कहा है कंसेंट्रिक है, रेडियस सेम है, कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर सकते हो रेडियस यहां पे। ठीक है, रेडियस सेम है और कंसेंट्रिक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, एक का ये डायरेक्शन होगा, एक का ये डायरेक्शन हो गया, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। एक को मैंने B1 से रिप्रेजेंट किया, एक को B2 से, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है वो क्या आएगा, B इज इक्वल्स टू अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको अच्छे से पता है। गुड इवनिंग अंकित, थैंक यू जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए साथ में यहां पे अगर हम बात करें तो इसमें ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। अब B जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आता है हमारा B1 के केस में मान लो I करंट फ्लो कर रहा है, बाकी रेडियस सेम है, तो हमने लिख दिया म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ R का स्क्वायर हो गया, प्लस में B2 म्यू नॉट इनटू I की जगह पे अब कितना करंट लेना है, ट्वाइस ऑफ I, यानी 2I डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ R, रेडियस सेम है, इसका स्क्वायर किया भैया हमने। ठीक है, समझ आ रहा है। अब आप इसमें आगे का प्रोसीजर आपको समझ आ रहा है, तो म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ R बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है दोनों में, कॉमन लेंगे फिर बाहर आ जाएगा। अंडर रूट के अंदर क्या बचा, यहां बचा 1 और यहां पे 2 का स्क्वायर यानी 4, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, और ये सारी वैल्यू सोल्व करके अंडर रूट 5 म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ R, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। ठीक है, कहीं आंसर दिख रहा है, ये शाबाश, वेरी गुड। जो जो बच्चे जुड़े हुए हैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मोटिवेट करते हो हमें काम करने के लिए, चाहे बच्चा एक ही जुड़ा हो लेकिन वो भी पढ़ रहा है तो हमारे लिए वही काफी है। तो देखो बेटा ये आंसर आ गया और ये आंसर आपको ए ऑप्शन में नजर आ रहा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए
charge q is uniformly spread on a thin ring of radius r. The ring rotates about its axis with a uniform frequency f. The magnitude of magnetic field induction at the center of ring is. फ्रीक्वेंसी के साथ में कंपेयर किया हुआ है भाई। अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, कोई थोड़ा सा अंदाजा लगा के बता सकता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, शाबाश। उम्मीद करता हूं आप मेरे से जुड़े हुए हो तो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन है आपको समझ में आ रहा होगा। चार्ज q is uniformly spread on a thin ring of radius r. The ring rotates about its axis with a uniform frequency f hertz. The magnitude of magnetic field induction at the center of the ring is. रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की क्या वैल्यू रहेगी? कोई आंसर किसी का? जो बच्चे लाइव देख रहे हैं किसी का कोई अंदाजा लगा सकता है? लगाया जा सकता है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा भी अगर आप पढ़े हो, ध्यान आता हो तो मैं चलो हिंट देते हैं। वैसे इसको देख करके मत डरो, बहुत सारे स्टूडेंट जो है जब इसको देखते हैं, इसको देख करके डर जाते हैं कि मेंस में जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, पता नहीं क्या होगा। चलो जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं उनको याद होगा I इज इक्व टू क्यू बाई टी होता है, ये मैंने पढ़ाया है। इसके अलावा मैंने ये भी कहा कि I इज इक्व टू, कोई चार्ज सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है तो Q बाई टी की जगह पे कैपिटल T लिख सकता हूं, 1 बाई टाइम पीरियड हो जाएगा। और चार्ज मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन टी को हम क्या लिख सकते हैं? फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। इतनी बात समझ आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो क्वेश्चन ही हो गया आपका, क्वेश्चन ही हो गया। जिसको ये बात क्लियर है तो क्वेश्चन हो गया। अब कहेंगे कैसे हो गया, देखिए उसने कहा चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्मली, रिंग है, रिंग के ऊपर कोई चार्ज है, ठीक है, क्यू, करंट आई, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड आप लिखोगे B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ R, ठीक है। अब आप इसको कैसे लिखोगे? I को मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट इंटू Q इंटू एफ डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ R। ये मैग्नेटिक फील्ड बनता है। कहीं नजर आ रहा है ऐसा ऑप्शन? म्यू नॉट क्यू इंटू एफ डिवाइड बाई आर, ये बी ऑप्शन करेक्ट चला जाएगा। टफ नहीं है, इसको ये मत देखो कि सर तो जो है ऐसा उठपटांग क्वेश्चन उठा के ले आए जो जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। भाई जेई में आ गया होगा वो एक अलग मैटर है, बट ये क्वेश्चन जो है बेसिकली एयरफोर्स लेवल का है या छोटे एग्जाम्स लेवल का है। आपने देखा दूसरा स्टेप भी नहीं मुझे जाना पड़ता, सीधे से मैं वैल्यू भी लिख सकता था, ये आप सबको पता है। और चार्ज बाय टाइम जो है करंट होता है, 1 बाय टाइम पीरियड लिखा तो फ्रीक्वेंसी हो गया, फ्रीक्वेंसी एफ गिवन है तो आपका आंसर आपके सामने है, ठीक है। यस, हाँ जी, साथ साथ में बेटा शेयर जरूर करो जो बच्चे जुड़े हुए हैं और आंसर भी देने की कोशिश करो। क्वेश्चन है आपके सामने, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ कॉइल ऑफ 50 टर्न्स, रेडियस 0.5 मीटर, कैरिंग ए करंट 2 एम्पियर। देखो सारी चीज लिख लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हमसे पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो है 50 और रेडियस जो है हमें गिवन है 0.5 मीटर और करंट की जो वैल्यू है वो है 2 एम्पियर। तो अब बताइए मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ कॉइल, कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि म्यू नॉट आई आपने पढ़ा है डिवाइड बाय 2r, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी भी सेंटर पे, किसी करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे। लेकिन अगर उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n से और हम मल्टीप्लाई कर देते, सबको पता है। वैल्यू पुट कीजिए, शाबाश। म्यू नॉट इंटू आई की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स 50 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ r, 2 इंटू 0.5 मीटर।
तो भाई देखो 0.5 ये कैंसिल हो गया, ठीक है, या फिर इसको कैंसिल मत करो, ये हमारा 1 बन जाता है, ठीक है, 1 बन जाता है, या फिर इसको पॉइंट को हटाएंगे तो ये 0 ये 100 पे चला गया। इतना सबको पता चल गया। म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, कोई बताएगा मुझे? ये होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 100। अब इसको सोल्व कर लीजिए भाई, आंसर क्या जा रहा है, लगा लोगे? इसको सोल्व करके लगा सकते हो। ये देखिए ये बन गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻5, ये जा रहा है, और 4 पाई का मतलब है 4 इंटू 22/7 इंटू 10⁻⁻5। पहली बात तो -5 किस किस में, ये ऑप्शन तो वैसे ही हट गए, कैलकुलेशन करने की ज्यादा सी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और ये देखिए 4 इंटू 88/7 बन रहा है। अब ये आंसर भी हट गया, ये नहीं, तो ये आंसर जा रहा है लगभग शायद ए ऑप्शन ही जा रहा है, मुझे जहां तक लग रहा है, ठीक है। बाकी देख लेना, ये फॉर्मूला आप इस तरीके से जा सकते हो। कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूं, और अगर कैलकुलेशन साथ में करनी है तो कर सकते हो, ठीक है। कोई बताएगा? शाबाश, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी वीक है, ठीक है। हाँ भाई शाबाश, बताइए कितना आंसर आ रहा है। चलो कोई नहीं, हाँ बाकी मैंने क्वेश्चन बता दिया है, वही है बस। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ पी, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ पी विल बी, भाई फिगर दे रखा है कि यहां पे इसमें करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर, इसमें करंट फ्लो कर रहा है 2.5 एम्पियर, और हमें बिल्कुल बीचों बीच पॉइंट दे रखा है पी। तो बीचों बीच पॉइंट है, मतलब कहने का यह है कि इधर से भी मैं इसको आर कह सकता हूं और इधर से भी आर, बराबर डिस्टेंस पे है दोनों तरफ से। ये पी पॉइंट हमारा दोनों जो करंट कैरिंग वायर है दोनों से बीच में पड़ रहा है, दोनों के सेंटर में पड़ रहा है, बीचों बीच है, और टोटल डिस्टेंस उसने दे रखा है 5 मीटर। तो हमसे टोटल जो है मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। पहले याद रखिए, किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड किसी जगह पे कितना बताया था, वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए इधर से और उधर से दोनों तरफ से आपको सारा पता है। एक का मैग्नेटिक फील्ड मैंने लिख दिया म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई आर, ठीक है। यहां देखिए इसको मैंने I1 कहा है, ये I2 है। I2 कितना है? I1 डिवाइडेड बाय 2 है, I1 डिवाइडेड बाय 2 है। तो भाई अब इस B2 को मैं लिखूंगा तो कितना लिखूंगा? म्यू नॉट I डिवाइड बाय, देखो I जो यहां पे लिया है I1 कह सकते हो आप इसको, ये कितना बन जाएगा? I1 डिवाइडेड बाय 2, और यहां पे 2 इंटू 2 पाई क्या बन गया? ये इक्वल डिस्टेंस है दोनों तरफ से। अब बात आती है कि ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे। अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इसकी वजह से जो बनेगा आउटवर्ड बनेगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। इनवर्ड को मैं पॉजिटिव मान लेता हूं, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा? B1 माइनस B2, B1 माइनस B2, इन दोनों को हमने डिफरेंस ले लेंगे तो ये आएगा म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ पाई आर, और यहां 1 माइनस 1 बाय 2, या ये कहें इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 4 पाई आर, और ये वैल्यू सारी आपके सामने है। वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। I1 किसको कह रहा है? मैं 5 को, यानी म्यू नॉट 5 इंटू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आर। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/2, क्योंकि मैंने आर जो है मिड डिस्टेंस लिया है। 5/2 का मतलब ये 2 से ये 4 कैंसिल हुआ, ये 5 से 5 कैंसिल हुआ, आंसर आ रहा है आंसर आपका आ जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ पाई, और ये ऑप्शन सी में दिख रहा है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन लगाना होता है। मेनली आपको सारे फंडे क्लियर होने चाहिए। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना होगा, सर्कुलर है करंट कैरिंग कॉइल तो उसके सेंटर पे कितना होगा। एम के बी एजुज्ञान गुड
इवनिंग बुक्कल सर, थैंक यू, गुड इवनिंग। डियर स्टूडेंट, सेशन को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है लेक्चर में तभी आएगा जब बहुत सारे बच्चे कनेक्टेड होंगे, जुड़े होंगे, तब पढ़ाने का मजा बढ़ जाता है, ठीक है। अदरवाइज हमें दिक्कत ऐसे लगता है कि जैसे हम जो है मेहनत भी कर रहे हैं, उसका आउटपुट अच्छा नहीं आ पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ हैविंग 100 टन्स कैरिंग ए करंट ऑफ 2.5 एम्पियर, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड इज। हमें बताना है कि सेंटर पे, सोलेनॉइड के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। गिवन है म्यू नॉट की वैल्यू। अब देखिए, सब सीधी सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी करंट कैरिंग सोलेनॉइड के सेंटर पे हमने पढ़ा है म्यू नॉट एन आई होता है। स्मॉल एन यहां पे लिया है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो टोटल टर्न्स अगर मैं कैपिटल एन कहूं और लेंथ हमने एल ली, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। तो आप जो भी फॉर्मूला समझो वो लगा सकते हो। स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल टर्न्स डिवाइड बाय टोटल लेंथ, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। जो भी चीज है सारा फॉर्मूला आपके सामने है। वैल्यू रखिए, म्यू नॉट को हमें लेके चलना है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, एक मिनट, फोन वाले भी तंग करते रहते बीच बीच में। हाँ जी, अब देखिए यहां पे एन की वैल्यू कितनी है? एन है हमारे पास 100 टर्न्स। उसके बाद आता है आई, आई की वैल्यू दे रखी है 2.5 डिवाइडेड बाय एल। अब लेंथ जो है वो कितनी है? लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर हो गया। मीटर में हम अगर बात करें तो इसके डिवाइड बाय आप 100 करोगे, यानी 1/2, 2 चला गया ऊपर। तो भाई सारे क्वेश्चन को आराम से देखिए, 100 इंटू 2.5 करेंगे तो 25 हो गया। 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 50 हो गया। 4 पाई इंटू 50 इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, और इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं भाई। 200 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, या फिर मैं लिखूंगा 2 इंटू, इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, सॉरी -5। अब लगाइए आगे कितना बन गया भाई। अब इसके बाद में इसको हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 10⁻⁻⁵। कैलकुलेशन करनी आपको करनी सीखनी पड़ेगी भाई। ये कितना हो गया? 44 डिवाइड बाय 7 इंटू 10⁻⁻⁵। ये मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। कितना बन रहा है आप इसको सोल्व कर सकते हो। सातशिक 42, ठीक है। तो यानी 6.28 इंटू 10⁻⁻⁵ जा रहा है। ये है, सॉरी बी ऑप्शन जाएगा इसका। बी है या कितना है ये? सी। हाँ, सी ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा। सी ऑप्शन आप लगा दोगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। दीपक मेला, हेलो। हाँ, दीपक कनेक्ट हो गया भाई। और देखते हैं कौन कौन जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 टोरॉइड्स 1 and 2 having total number of turns 200 and 100 respectively with average radius 40 and 20 centimeter respectively, if they carry same current I, the ratio of magnetic field along the two loop is। तो भाई टोरॉइड की बात हो रही है। सबसे पहले तो टोरॉइड क्या होता है? इस टाइप की शेप आपने पढ़ी होगी कुछ, ठीक है। ये हमारा टोरॉइड है। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है उसको भी हमने पढ़ा है म्यू नॉट स्मॉल एन आई। और यहां स्मॉल एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स जिसको बोल रहे हैं, टोटल टर्न्स डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। आर इज द रेडियस ऑफ टोरॉइड। तो ये फॉर्मूले में हम रखेंगे तो बी क्या बन जाएगा? म्यू नॉट कैपिटल एन आई डिवाइडेड बाय 2 पाई स्मॉल आर। ये बन गया, ठीक है। ये फॉर्मूला बन रहा है। अब आपके सामने जो है अलग अलग 2 टोरॉइड है, एक 1 और 2, ठीक है, जिनमें अलग अलग टर्न्स है।
तो ये मान लो B1 है, इसमें N1 हो गया, और करंट जो बोल रहा है, हमसे पूछ रहा है सेम करंट, I सेम हो गया। रेडियस की बात करें तो रेडियस भी उन्होंने एवरेज एक की 40 दे रखी है, एक की 20 दे रखी है, तो मैं इसको R1 बोल देता हूं, दूसरे को R2 बोलेंगे। तो B2 जो बनेगा वो कितना बनेगा, म्यू नॉट N2 I डिवाइडेड बाय 2 पाई R2, ये बनेगा। अब R1 R2 आपके सामने है, उसने दे रखा है, ये R1 है आपका, ये R2 है, ठीक है, इसको हम R2 बोलेंगे। और नंबर ऑफ टर्न्स 200 है, एक में 100 है, तो नेट जो इनका रेशियो है मैग्नेटिक फील्ड का, तो हम लिखेंगे B1 डिवाइड बाई B2, ये बन गया म्यू नॉट N1, N1 की वैल्यू रखिए कितनी है 200 इंटू I सेम बोला है उसने 2 पाई R की वैल्यू है हमारे पास में 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के लिए 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई B2, पलट के रखो, B2 की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई R2 डिवाइडेड बाय R2 की वैल्यू कितनी है रख लीजिए, R2 की वैल्यू है हमारे पास में 20 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 और डिवाइडेड बाय म्यू नॉट N2 की वैल्यू है 100 इंटू I सेम करंट। अब भाई जो चीज कट रही है काट दीजिए, 100 से ये 2 0 चली गई, I से I म्यू नॉट कैंसिल हो गया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, और 20 से ये 2 कैंसिल, 10 से ये 10 की पावर -2 कैंसिल, ठीक है, जो बचा है ऊपर भी 2 नीचे भी 2 इक्वल टू 1:1 आंसर आ रहा है 1:1। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट है, कैलकुलेशन लगा सकते हो, फॉर्मूले बताना मेरा मेन मकसद है, फॉर्मूले कैसे एडजस्ट करने हैं ये लगाना सीखिए, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, राहुल कह रहा है टफ है, भाई टफ नहीं है आपको करने पड़ेंगे, जल्दी ही ऐसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी आपको ऐसे क्वेश्चन सीखने पड़ेंगे। ए लॉन्ग सोलेनॉइड कैरिंग करंट प्रोड्यूसेस magnetic field B along its axis. If the current is doubled, the number of turns per centimeter is halved. The new value of magnetic field is. सोलेनॉइड है, पहली बात समझिए, मैग्नेटिक फील्ड किस पे लिखते हैं, म्यू नॉट कैपिटल स्मॉल n I लिखते हैं, ठीक है। उसने कहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसका मैग्नेटिक फील्ड B से रिप्रेजेंट किया है, बोला कि करंट को डबल कर दिया, तो नया मैग्नेटिक फील्ड, इसको B1 कह देते हैं, B2 क्या हो गया, म्यू नॉट करंट को डबल किया 2I, और कह रहे नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर हाफ कर दिया, यानी n को n/2 बना दिया, ठीक है। द न्यू मैग्नेटिक फील्ड इज, तो भाई बड़ा आसान है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, म्यू नॉट n I, यही चीज आ गई वापिस B1, तो मतलब वही होगा, यानी B के बराबर, B ऑप्शन B के बराबर, सीधा सा आंसर हो इसका, तो ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी 2017 नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इतना लेवल का क्वेश्चन नहीं है कि आप ना कर पाओ। पहले देखिए, एन अरेंजमेंट ऑफ 3 पैरेलल स्ट्रेट वायर्स प्लेस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर कैरिंग सेम करंट, सब में सेम करंट है, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, लेकिन वायर कैसे रखी है उसको समझिए। वायर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये प्लेन है बोर्ड का, इनवर्ड डायरेक्शन में, ये भी इनवर्ड डायरेक्शन में, ये भी इनवर्ड डायरेक्शन में, सेम करंट फ्लो कर रहा है, और बोला है इन द सेम डायरेक्शन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द मिडल वायर बी वायर के ऊपर, तो बी वायर है, बी वायर के ऊपर खुद की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा 0। किस वायर से बनेगा, एक तो इस वायर से बनेगा, एक इससे बनेगा, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ध्यान से देखिए, राइट एंड थंब रूल लगाते हैं, मान लिया आउटवर्ड डायरेक्शन में करंट है, दोनों सेम डायरेक्शन बोला है, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से जो बन गया वो इधर बन गया, इसकी वजह से देखेंगे राइट हैंड थंब रूल लगाया, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये बनेगा, दोनों एक दूसरे के कितने डिग्री पे आ रहा है, 90 डिग्री पे आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको B1 और B2 में लेके चल सकते हैं, सेम डिस्टेंस दे रखा है, ये डिस्टेंस सेम दे रखा है, B1 इज इक्वल टू, हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, स्ट्रेट करंट के लिए, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए लगाते हैं फॉर्मूला म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई R, ये फॉर्मूला रहता है। R की जगह D दे रखा है, सबसे पहले यही B1 है और यही B2 है,
ठीक है, अब दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी, और वो कितना हो जाएगा, इसको आप वेक्टर से सोल्व कर सकते हो, और उसका फॉर्मूला बनेगा b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ b1 b2 कोस ऑफ 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री यानी ये टर्म चली गई, बचा जो भी वो है, दोनों सेम है, तो मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ b1 स्क्वायर अंडर रूट, और b1 का यानी अंडर रूट 2 b1, और b1 है कितना, वो वैल्यू रख दो भाई, वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू डी, 2 पाई इंटू डी। अब ऐसा कोई आंसर दिख रहा है, अब ऐसा आंसर आपको नजर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो एक काम और कर लीजिए, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई, अंडर रूट 2 से डिवाइड, ठीक है, तो ये अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 बनेगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 पाई डी। ये ऑप्शन कहीं नजर आ रहा है, आई स्क्वायर क्यों ले रहा है ये, आई स्क्वायर गलत ले रहा है, ऑप्शन में गलत डाल रखा है, आई स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट से बाहर लेके आएंगे वो तो कैंसिल हो जाएगा, आई ही है, ठीक है, सिर्फ आई आएगा, आई म्यू नॉट आई डिवाइड बाय अंडर रूट 2 पाई डी। तो इसके हिसाब से जो है ये ऑप्शन सी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ जी, जय सिंह सर थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेल्थ ठीक है भाई, 2 long parallel wires are at a distance of 1 meter, both of them carry 1 ampere of current, the force of attraction per unit length between the two wire is। देखो भाई क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, कंसेप्ट कौन सा यूज हो रहा है, 2 पैरेलल वायर है, दोनों में करंट फ्लो कर रहा है I1 एंड I2, these are separated by certain distance r। in that case अगर आपको याद हो फोर्स पर यूनिट लेंथ इनके बीच में कितना बनेगा, F डिवाइड बाई L, तो हम इसको लिखते हैं म्यू नॉट ट्वाइस ऑफ I1 I2 डिवाइड बाय, हम लिखते हैं म्यू नॉट ट्वाइस ऑफ I1 I2, दोनों वायर है, दोनों वायर में करंट फ्लो कर रहा है I1 I2, ठीक है, फॉर्मूला जो बनता है डिवाइड बाय R आ जाएगा, ठीक है, इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आ जाएगा, L जो है इनकी लेंथ जो हो सकती है, तो ये फॉर्मूला जनरली होता है हमारे पास में। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसने बोला है 1 मीटर डिस्टेंस है, और जो वायर्स हैं बेसिकली 2 पैरेलल वायर आर एट ए डिस्टेंस 1 मीटर, बोथ ऑफ देम कैरी 1 एम्पियर करंट, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी बात लिख देते हैं, 2 I1 I2, I2 की वैल्यू भी कितनी है हमारे पास में 1 एम्पियर ही है, तो यहां पे 1 एम्पियर डिवाइडेड बाय आर, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी 1 है। अब इसके अकॉर्डिंग लगाइए 2 इंटू म्यू नॉट की वैल्यू लिख सकते हैं हम 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -7, ठीक है, ये बन जाएगा डिवाइड बाय, यहां पे 1 मिनट 4 पाई भी आएगा, तो 4 पाई से नीचे वाला 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल, कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर, ये ऑप्शन हो जाएगा यानी सी ऑप्शन, ठीक है। कैलकुलेशन आपको लग रहा होगा थोड़ा सा, हाँ राहुल पूछ रहा है कि 12th बायो की भी सीरीज शुरू करेंगे क्या, हाँ बिल्कुल चल रही है, 12th बायो का भी हमने सेशन शुरू किया है, आप अपने एग्जाम हट पे जाकर के चेक कीजिए, बायो के लेक्चर डालना शुरू हो गए हैं। तो डियर स्टूडेंट पहले आप इस सेशन को भी शेयर करो, और जितने वीडियोज हैं उनमें जो आपके काम के हैं वो जरूर देखिए, ठीक है, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स सब इसमें लेक्चर अभी हमने डालना शुरू कर दिया है, तो सारे मिल जाएंगे जल्दी, उसको एक प्लेलिस्ट की फॉर्म में अरेंज करेंगे, ठीक है। ऐप बना रखी है, ऐप को भी इंस्टॉल कर लेना आप, एग्जाम हट नाम से ही ऐप है जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, वहां से उसको डाउनलोड करके रखना, क्योंकि सारे कोर्स वहां पे हम धीरे धीरे डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चार्ज पार्टिकल
Q is moving in a circle of radius r with uniform speed v. The associated magnetic moment mu is given by. मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट से I इंटू ए होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब बोला है चार्ज पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है कोई चार्ज पार्टिकल, ठीक है। और लेट्स सपोज उसकी जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो उसने दे रखा है v, तो इस पे बेसिकली जो फॉर्मूला बनता है F इज इक्वल टू जो फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ क्यू वी बी, आउटवर्ड डायरेक्शन में एम वी स्क्वायर बाय आर लगेगा, ठीक है। अब हमसे कह रहा है मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, तो इस सर्कुलर पाथ का जो एरिया है और इसकी वजह से चार्ज की मूवमेंट की वजह से जो करंट बन रहा है उस करंट की हमें बात करनी पड़ेगी कितना बन रहा है। तो भाई करंट देखिए, मैं करंट को I इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, Q डिवाइड बाई टी लिखूंगा। और T कहां से निकालें, T निकाल सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई r डिवाइडेड बाय t, और t का फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई r डिवाइडेड बाय v। तो ये t का फॉर्मूला मैं इस I में पुट करूंगा तो ये फॉर्मूला बन रहा है q डिवाइड बाय 2 पाई r में यहां पे कैपिटल R ले लीजिए क्योंकि कैपिटल R गिवन है, और डिवाइड बाय v है, v चला गया ऊपर, ये बन गया हमारे लिए करंट। अब करंट की इक्वेशन जो है यहां इसमें पुट कीजिए Q इंटू वी डिवाइडेड बाई 2 पाई R, और जो एरिया है इस सर्कुलर पाथ का उसको आप लिखोगे पाई कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। अब R से R कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, जो टर्म बची है वो आपको यूज करनी है, कितनी आ गई म्यू इज इक्वल टू क्यू वी आर डिवाइडेड बाय 2, ऐसा कहीं पे नजर आ रहा है क्यू वी आर डिवाइडेड बाई 2, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है, घबराना नहीं है। क्वेश्चन को देख करके थोड़ा सा, फिजिक्स का क्वेश्चन बेसिकली क्या बोलता है कि यार एक बार और पढ़ ले, एक बार और पढ़ ले, ठीक है। डायरेक्ट सॉल्यूशन पे मत जाओ, जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो डायरेक्ट सॉल्यूशन पे मत जाओ। जितना बेस्ट से बेस्ट आपको आइडिया आता है वो आइडिया उस पे अप्रोच वो लगाने की कोशिश करो, जल्दी सीख जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन कहीं ना कहीं क्वेश्चन तब निकाल पाओगे ना जब आपके फंडे क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, वो कंसेप्ट तक पहुंचा करो। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स एरिया करंट थ्रू ए कॉइल इज गिवन बाय एन ए आई, नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो स्मॉल n है, एरिया a है, करंट I फ्लो कर रहा है रिस्पेक्टिवली, देन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट विल बी, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का अभी मैंने फॉर्मूला बताया है। भाई कोई भी सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल जो है एक मैग्नेटिक डायपोल बनाता है, क्यों बनाता है समझिए। मान लो कि ये इधर से जो है आपको क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, सर्किल में करंट जो फ्लो कर रहा है वो क्लॉकवाइज, ठीक है। इस क्लॉकवाइज की वजह से हमें साउथ पोल मिलेगा इधर, लेकिन अगर इसके दूसरी तरफ का पोर्शन हम देखेंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, जिसकी वजह से हमें नॉर्थ पोल जनरेट होता हुआ नजर आएगा, ठीक है, नॉर्थ पोल। तो एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल, तो ये क्या बन गया, एक छोटा सा मैग्नेटिक डायपोल बन गया। और मैग्नेटिक डायपोल को हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू ए लिखते हैं, I इंटू ए इंटू एन। तो नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कितने हैं n, और I करंट फ्लो कर रहा है a। अगर नंबर ऑफ टर्न्स 1 होता तो हम सीधे सीधे I इंटू ए लिख देते, तो ऐसा कोई फॉर्मूला जो भी दिख रहा है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बड़ा आसान है, ऐसी बात नहीं कि मुश्किल है, बट सीधी सी बात है कि हमसे जुड़े रहना और साथ में प्रैक्टिस करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कॉइल कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई कोई करंट कैरिंग कॉइल है। मान लो भाई ये मान लिया नॉर्थ पोल हो गया और ये हमारा बना लिया साउथ पोल, और इसमें हमने कोई कॉइल रख दी, ये करंट कैरिंग कॉइल है जो मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखी है। तो क्या होगा, टॉर्क फॉर्म होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, बोथ ए और बी, नन ऑफ दीज। तो आपने सबने पढ़ा है जब भी कोई करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो बेसिकली उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, रोटेशनल इफेक्ट आता है, यानी कि टॉर्क बनता है। तो ए ऑप्शन जो कि बेसिक प्रिंसिपल भी है किसका, इलेक्ट्रिक मोटर का भी, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज 5 डिवीजन पर मीटर
मिली एम्पियर। करंट सेंसिटिविटी IS, जिसको बेसिकली थीटा डिवाइड बाय आई बोलते हैं, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, वो कितना दे रखा है 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर, या इसको हम लिख सकते हैं 5 बाय मिली का मतलब हो गया 10 की पावर -3 डिवीजन पर एम्पियर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 डिवीजन पर एम्पियर। ये लिखना भी समझना भी जरूरी है। फिर बोला है इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी एंगुलर डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज अप्लाइड इज, वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम लिखते हैं थीटा डिवाइड बाय वी, और ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 20 डिवीजन पर वोल्ट। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो भाई इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, बड़ा आसान है। देखिए Vs कैन बी रिटन एज Is इंटू आर, Is इंटू आर, और आपको R चाहिए है तो Vs डिवाइडेड बाई Is हो गया। Vs की वैल्यू इसने रखी है 20 और Is की वैल्यू आपने सोल्व की 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, ये 4 पे कैंसिल हुआ, 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 बन रहा है। एक मिनट, -3 जा रहा है, -3 तो नहीं है। दूसरे तरीके से देखिए एक बार, क्वेश्चन गलत कैसे जा रहा है, क्वेश्चन गलत कैसे जा रहा है। चलो देखिए, इसको यहां से Vs को हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू आर लिख रहे हैं जहां, या इसको ऐसे भी लिखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं थीटा डिवाइड बाय वी को क्या लिख सकते हैं I इंटू आर। आई कौन सा है यहां पे, V, I इंटू आर, और I की वैल्यू यहां से हम उठा सकते हैं, यहां से क्या होगा I इज इक्वल्स टू थीटा डिवाइड बाय IS बन जाएगा। ठीक है, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो, थीटा डिवाइड बाय आई को हम क्या लिख सकते हैं IS डिवाइडेड बाय आर, हाँ उल्टा लगा दिया था फॉर्मूला। तो ये बन रहा है Vs इज इक्वल टू IS की वैल्यू आपके पास में 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय आर, और Vs की वैल्यू उसने दे रखी है 20, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, R इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 20 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, और इसको आपने सोल्व किया 4 पे गया। ठीक है, या हम इसको ये लिख सकते हैं 1000 डिवाइड बाय 4 कितना जा रहा है 250 ओम, 250 ओम। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिकली जिसको फंडा क्लियर है, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है, उस पे है ये क्वेश्चन, जो हमने बेसिकली गैल्वेनोमीटर वाले पोर्शन में स्टडी किया है, वहां से उठा रखा है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ए मिलीवोल्ट मीटर इज 20 मिलीवोल्ट रेंज इज टू बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर ऑफ 25 एमीटर रेंज, द वैल्यू ऑफ नेसेसरी संट। संट क्या होता है बेसिकली, देखिए गैल्वेनोमीटर को हम स्ट्रॉन्ग करंट से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, एक छोटा सा रेजिस्टेंस हम लगाते हैं उसके पैरेलल में, जिसको हम क्या बोलते हैं, संट बोलते हैं। ठीक है, अब कह रहा है द मिली वोल्ट मीटर ऑफ 25 मिलीवोल्ट रेंज इज टू बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर, एमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, ऑफ 25 एम्पियर रेंज, द वैल्यू ऑफ ओम, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, या कह सकते हैं वैल्यू ऑफ संट कितनी होगी। तो इसके लिए क्या क्वेश्चन कैसे लगाएं, देखिए इसमें जो संट का फॉर्मूला है वो क्या है, V डिवाइड बाई IG। ठीक है, और अगर आया कैसे है उसको समझना है तो इसको ऐसे लिखिए, भाई ये दोनों पैरेलल में है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो आपका आ गया G इंटू एस डिवाइड बाय G प्लस एस। एक तो ये चीज पूछी जाती है जो आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात जो है यहां पे वोल्टेज जो करंट जो, ये क्या हमारा एक एमीटर बन रहा है, एक क्या बन रहा है, एमीटर बन रहा है। एमीटर बन रहा है तो बेसिकली इसमें फॉर्मूला जो है क्लोज लूप, याद कीजिए किरचॉफ्स वोल्टेज रूल। अगर यहां से I करंट एंटर कर रहा है तो यहां पे कितना जा रहा है IG, और यहां कितना होगा I माइनस IG, तो आप लिखोगे I माइनस IG इंटू एस इज इक्वल टू IG इंटू कैपिटल G। कैपिटल G यहां पे मैं गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस को ले रहा हूं,
तो शंट की जो वैल्यू आती है वो कितनी आ गई, आई जी डिवाइड बाई आई माइनस आई जी इंटू हम कैपिटल जी ले सकते हैं। ठीक है, अब आपको यहां पे इस फॉर्मूले की हेल्प से शंट की वैल्यू निकालनी है। मिली वोल्ट मीटर दे रखा है रेंज। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझिए कैसे। ये है आई जी इंटू वीजी, यानी ये है वीजी डिवाइड बाय आई माइनस आई जी। अब लगा सकते हो, ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। वीजी की वैल्यू उसने दे रखी है, कितनी है 25 मिली वोल्ट। मिली वोल्ट मतलब 10⁻³ वोल्ट हो गया। ठीक है, अब आपके सामने है आई कितना बनाना है 25 एम्पियर। ठीक है, आई जी न के बराबर है, नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो बेसिकली वीजी डिवाइड बाय आई ही हो जाएगा इसका, यानी 25 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय आई। आई की वैल्यू है 25। 25 से ये कैंसिल हुआ तो ये आ गया 10 की पावर -3, 10 की पावर -3। ठीक है, और 10 की पावर -3 का मतलब हो गया 0.001 ओम का रेजिस्टेंस हमें यानी शंट जो है कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आया। तो ये फॉर्मूला बेसिकली सबको पता होता है, लेकिन ये कहां से आ गया, क्योंकि I इंटू जी, यानी गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो करेगा वो है मान लो IG फुल डिफ्लेक्शन करंट, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमने कैपिटल G बोला है, तो VG क्या हो जाएगा IG इंटू कैपिटल G। यहां से फॉर्मूला बना लिया बस, और कुछ नहीं है, नया नहीं है वही, बस कंफ्यूज हम हो जाते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ए गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस कैपिटल G इज शंटेड बाय रेजिस्टेंस S ओम to keep the main current in the circuit unchanged, the resistance to be put in series with the galvanometer। देखिए क्या पूछा है, यहां पे बोला है एक गैल्वेनोमीटर दे रखा है, यहां पे एक हमने शंट भी कनेक्ट कर दिया S। बोल रहा है करंट जो है सर्किट में अनचेंज रखने के लिए हमें सीरीज में कोई रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, ये R रेजिस्टेंस, वो कितना होगा। तो पहले तो ये देखिए, करंट को अनचेंज रखने के लिए यहां पे क्या है, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन सोल्व करोगे, फिर इसको सीरीज में लेंगे, इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको। इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन जो आएगा GS डिवाइड बाय G प्लस S। ठीक है, और इसके सीरीज में फिर R इक्विवेलेंट जो है यहां से ये निकल के आएगा। ठीक है, इसको आपने सोल्व किया G प्लस S, और ये आ गया GS प्लस में G इंटू R प्लस में S इंटू R। ठीक है, एक मिनट। द गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल G इज शंटेड बाय ए रेजिस्टेंस S to keep the main current in the circuit unchanged, the resistance to be put in series with the galvanometer is। तो कितना जाएगा इसका आंसर, कितना जो है हमें गैल्वेनोमीटर में जो है करंट जो है अनचेंज्ड रखना है, तो कैसे करेंगे इसको बेसिकली। तो इसका जो आंसर जाएगा वो ये जा रहा है, बाकी एक बार इसको देख लेते हैं। साथ साथ में आंसर कोई नहीं दे रहा है, साथ साथ में आंसर नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से देखो मजा नहीं आता फिर पढ़ाने का। साथ में आंसर देते हैं तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी सोल्व हो जाता है। यस, बिल्कुल सही है। तो यही चीज है, ये रिक्वायर्ड हमारा गैल्वेनोमीटर है, और ये करंट सेम रखना चाह रहे हो तो यही रेजिस्टेंस जो है कैपिटल G जो है इसके बराबर आना चाहिए, ये बस, और कुछ नहीं है। इसको बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, GS प्लस GR प्लस में SR इज इक्वल्स टू G² प्लस G इंटू R, और G इंटू R से G इंटू R कैंसिल हुआ, और यहां से आप क्या बन रहा है, इसमें से और इसमें से S कॉमन आ गया, और
अंदर रह गया G प्लस R इज इक्वल टू जी स्क्वायर, और S जो आएगा इस तरीके से G स्क्वायर डिवाइडेड बाय G प्लस R। ऐसा कोई ऑप्शन नजर आ रहा है? यस, ये डी ऑप्शन है। ठीक है, ये इस तरीके से उन्हें बोला करंट सेम रहे तो हमें क्या चेंजेस करना पड़ेगा, वो इसके बराबर ही आ जाना चाहिए रेजिस्टेंस, तो ऐसा आप कर लोगे। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गैल्वेनोमीटर हैज ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम एंड gives a full deflection of 30 milliampere current. If it is work as a voltmeter of 30 volt range, the resistance required to be added will be. तो देखो कितना रेजिस्टेंस हमें लगाना पड़ेगा। गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हमें कितना रेजिस्टेंस जो है अटैच करना पड़ेगा, ये है। ठीक है, कितने वोल्ट का हमें बनाना है? 30 वोल्ट का। ऑलरेडी जुड़ा हुआ है एक रेजिस्टेंस, सीरीज में एक रेजिस्टेंस 100 ओम का हमने लगा रखा है, तो हमारा जो टोटल आर इक्विवेलेंट बन रहा है वो बन जाएगा 100 प्लस आर, और इस आर की वैल्यू हमें निकालनी है। बस यही है, वोल्टेज जो है वो ये है आर। अब देखिए हमें जो रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होता है उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा V डिवाइड बाई आई जी माइनस कैपिटल G, ये फॉर्मूला, और इसकी वैल्यू आपके सामने है 100 प्लस R, और V हमें चाहिए कितना? V यहां पे 30 वोल्ट, 30 वोल्ट डिवाइड बाय फुल डिफ्लेक्शन करंट उसने दिया 30 मिली एम्पेयर, यानी 10⁻⁻³ कैपिटल G की वैल्यू यहां पे रेजिस्टेंस टू बी एडेड विल बी, कितना रेजिस्टेंस हमें ऐड करना पड़ेगा। अब देखो कैसे इसको करेंगे सोल्व। यहां पे कैपिटल G हमें मान लिया, कैपिटल G जो भी होगा रेजिस्टेंस इसके साथ में कितना अटैच करना पड़ेगा। इफेक्टिव इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो बनता है आप सबको पता है। पहले गैल्वेनोमीटर का एक जनरल इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे देता हूं आपको ताकि पता चल जाए। जैसे मान लिया कि हमने एक गैल्वेनोमीटर अटैच किया है, इसके साथ में रेजिस्टेंस आपने R लगाया, तो बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इसमें से IG करंट फ्लो कर रहा है, ये हमारा क्या हो गया? एक वोल्ट मीटर हो गया। ये क्या है? वोल्ट मीटर। ठीक है, R इक्विवेलेंट हम इसमें कितना लिखते थे? R इक्विवेलेंट लिखते हैं G प्लस R लिखते हैं, लेकिन इसने 100 ऑलरेडी जोड़ रखा है, कहीं पे 100 और जोड़ रखा है, तो 100 और जोड़ रखा है, तो ये यहां पे कैपिटल G भी है। ठीक है, इसको हम साथ में यहां समझिए कैपिटल G भी है इसके प्लस में। अब देखो सारी चीज आपके सामने है, 30 से 30 कैंसिल हो रहा है, जो भी चीज बन रही है इसको उठा के इधर ले आओ, ये बन गया ट्वाइस ऑफ कैपिटल G प्लस 100 प्लस R। ठीक है, और इक्वल टू 1/10⁻⁻³ R की वैल्यू हमें चाहिए है, G की वैल्यू कैंसिल होनी चाहिए। G कैंसिल क्यों नहीं हुआ? जी कैंसिल क्यों नहीं? चैप्टर वाइज सिलेबस के साथ करवाने की कोशिश करना सर। हाँ बिल्कुल, चैप्टर वाइज ही करवाएंगे, जितने भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे चैप्टर वाइज ही करवाए जाएंगे। ठीक है, राहुल बायो का भी पोर्शन हमने शुरू कर दिया है और वो चैप्टर वाइज ही चल रहा है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकोगे, जल्दी हम प्लेलिस्ट अपलोड करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पे हमें क्या करना है, जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें क्या करना पड़ता है? R इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय IG माइनस कैपिटल G। ये फॉर्मूला हम वोल्टमीटर के लिए यूज करते होते हैं। ठीक है, इसमें सारी चीज आपको गिवन है। कैपिटल G की वैल्यू यहां पे 100 ओम है, गैल्वेनोमीटर की कॉइल रेजिस्टेंस दे रखा है, ये हमने वो गलत ले लिया था। ये कितना हो गया? 30 डिवाइडेड बाय IG यानी 30 मिली 10⁻⁻³ माइनस 100। कितना रेजिस्टेंस हमें अटैच करना पड़ेगा, ये यहां से हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से जब आप इसको सोल्व करते हो तो कितना आ जाता है? 1000 में से ये ऊपर कितना बन जाएगा? 1000 माइनस 100 इज इक्वल टू 900 ओम रेजिस्टेंस हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, चैप्टर वाइज करवाए जाएंगे क्वेश्चन जितने भी है, और जितने भी अलग अलग चैप्टर बायो का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, उनकी एक प्लेलिस्ट हम बना देंगे।
जिसको जाकर के आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इस क्वेश्चन को जरूर देख लेना। ठीक है, सॉरी ये नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर वन नीड टू कनेक्ट। गैल्वेनोमीटर से हमें क्या बनाना है, एमीटर बनाना है। ये गैल्वेनोमीटर है, एमीटर कैसे बनेगा, इसके पैरेलल में हमें कोई संट लगाना पड़ेगा। लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर वन शुड कनेक्ट। अब गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाना है तो इसके सीरीज में हमें रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर, ये हो जाएगा। ठीक है, और ये है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन आप खुद सोल्व करोगे, जो अभी मैंने करवाया था गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर, उसी पे है ये क्वेश्चन। और इसका आंसर भी आप कोशिश करो कि कमेंट करके हमें आंसर दो, चाहे वीडियो बाद में देखिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका आंसर हमें जो है इसी वीडियो पे कमेंट करके जरूर सेंड करना। तो आज हम इतना ही करेंगे आज के लिए। सॉरी, शुरू में स्टार्टिंग में हमारा सेशन जल्दी से स्टार्ट नहीं हो पाया। ठीक है, वेल आज हमने जो चीज क्वेश्चन किए, लगभग 25 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं इस चैप्टर के, जो लगभग आपके पूरे जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसके क्वेश्चन कवर किए हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट यूनिट का भी इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करवाएंगे और जल्दी वो यूनिट भी आपकी सारी रिवाइज हो जाएगी, कुछ क्वेश्चंस भी आप कर सकोगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। सॉरी, हैव ए नाइस डे नहीं कह सकते, गुड नाइट, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक आप हमारे साथ जुड़े हैं और उम्मीद करता हूं कि सेशन को शेयर जरूर करेंगे। जितनी भी वीडियोस, जरूरी नहीं कि मैं अपनी वीडियो के शेयर करने के लिए बोल रहा हूं, जितने भी टीचर हमारे यहाँ पे हैं, इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, सबकी वीडियोस को आप एक बार जरूर देखा करो और शेयर भी किया करो। वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सब एग्जाम्स में जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट हमने यहाँ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू, गुड लक।